जय हिंद। इस वीडियो में हम करेंगे 101 प्रश्न से, क्योंकि 100 तक यानी कि 1 to 100 प्रश्न जो है उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ करवा दिया है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1.0 2.0 के जो भी क्वेश्चंस हैं पूछे गए हैं, इवन 3.0 के भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। इन सभी को एक बार गो थ्रू ले रहे हैं डिटेल के साथ। उसके बाद क्या होगा कि ऑफिशियल आंसर की यानी कि आपका बीपीएससी ने जो आंसर दिया है उसके साथ और आपका क्वेश्चन जो भी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस को जो है एक बार प्रैक्टिस के रूप में किया जाएगा, है ना। वो प्रैक्टिस होगा, यानी कि पहले मैं इसलिए गो थ्रू करवा दे रही आप लोगों को सभी क्वेश्चन से। अगर आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो तब तक उसको आप लोग क्वेश्चन को ढूंढ के रखें आंसर वगैरह। ठीक है, हम लोग जो है ऑफिशियल आंसर की के साथ करेंगे। वहां पे भी ऑफिशियल आंसर की में भी कुछ क्वेश्चन जो है उसके आंसर गलत दिए हुए हैं बीपीएससी ने, फिर भी हम उसके साथ ही चलेंगे, आगे देखेंगे, है ना। तो सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के रूप में करवाए जाएंगे। फिलहाल आप लोगों को मैं एक बार प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करवा रही हूँ, ठीक है। और हाँ, पिछले वीडियो में जो है 1765 इलाहाबाद की संधि जो है 12 अगस्त 1765 को हुआ था। मैंने उसमें बताया है कि बक्सर के युद्ध जो है आपको 1764 में होता है। देखेंगे आप 22 अक्टूबर 1764 को आपका बक्सर का युद्ध होता है ना। तो ये मैंने बताया था कि बक्सर का युद्ध 1764 में होगा। उसके बाद जो है आपको इलाहाबाद की संधि होगी। उसमें क्या मिस प्रिंट हो गया है कि 1965 लिखा हुआ है ना, वो 1765 ही होगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे ख्याल से पता भी होगा, और मैंने उसमें 1764 बताया भी है उसके युद्ध का जो है बक्सर का युद्ध, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। उसमें क्या होता है, संयुक्त रूप से जो है तीनों हार जाते हैं। जैसे कि देखेंगे आप, बंगाल का नवाब मीर कासिम हो जाएगा, आपका अवध का नवाब सुजाउद्दौला हो जाएगा। फिर मुगल साम्राज्य का सम्राट कौन था, शाह आलम द्वितीय। ये तीनों क्या हो जाते हैं, एक साथ जो है बक्सर के युद्ध में हार जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हेक्टर मुनरो क्या करता है, तीनों को हरा देता है। इसके बाद क्या होता है कि भारत में जो है अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद जो है भारत का प्रभुत्व, मतलब भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व यानी कि प्रभाव जो है बढ़ जाता है। तो देखेंगे आप 1764 के बाद, यानी कि बक्सर के युद्ध में तीनों को संयुक्त रूप से हराने के बाद ब्रिटिश जो है भारत में ज्यादातर मतलब ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, है ना। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है, 12 अगस्त 1765 को, है ना। ठीक है, बाकी तो उसमें डिटेल जो दिया था वो सही था, है ना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। देखिए, अगर वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो जरूर वीडियो को लाइक किया करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़े, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किस वर्ष मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। तो पहले तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ पे है, तो अलीगढ़ में, है ना। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1877 में की गई थी। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद अब चलिए इसका डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 1877 में यानी कि 1877 में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उनका उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना। यानी कि इस्लामी मूल्य जो होते हैं मुस्लिम समुदाय में, उन मूल्यों को जो है बिना समझौता किए ही इसमें जो है शिक्षा प्रणाली को रेगुलर किया जाता है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले बात की है कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में किया था, है ना। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जब 1915 में भारत लौट के आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, है ना। 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, और आपको 9 जनवरी 1915 को वो भारत लौटते हैं। भारत जब लौटते हैं तो उनको आपका इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है उनको ये हिदायत देते हैं कि पहले आप एक साल जो है भारत को देखो, यहाँ की स्थिति समझो, यहाँ के लोगों को समझो, यहाँ की समस्या देखो, तब जाके जो है तुम राजनीति में मतलब उतरो। तो ये कौन हो गए गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले कहीं नहीं दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन हो जाएंगे, तो एमजी रनाडे हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा, आर एम आर जी एम, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, आर जी
एम। जीएम पता ही है आप लोगों को, जनरल मैनेजर बहुत पोस्ट होता है तो उसी को याद रख लीजिएगा कि रूरल जनरल मैनेजर, ऐसे करके याद रख लीजिए, कुछ भी करके करिए, लेकिन आरजीएम याद रखिएगा। यानी कि महात्मा गांधी के गुरु कौन हो जाएंगे? गोखले हो जाएंगे। और गोखले के गुरु कौन हो जाएंगे? रनाड़े हो जाएंगे। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत बनते हैं। जैसे देखेंगे आप अरस्तु के गुरु कौन थे, है ना, और फिर प्लेटो, प्लेटो के गुरु कौन थे, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें आप लोगों को पता चल गया कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले एक और चीज के लिए जाने जाते हैं, समाज सेवक संघ देखेंगे आप 1905 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आंसर ये हो जाएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले का आदर्श वाक्य सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाना था। तो पूछा जाए सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाना किसका आदर्श वाक्य है? तो गोपाल कृष्ण गोखले का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है स्वतंत्रता युद्ध में जो है संग्राम में जो स्टार्ट किया था तो भगत सिंह ने किया था। लेकिन इसका जननी देखेंगे, यानी कि सबसे पहले इसको किसने दिया था इस मशहूर नारा को? तो आप देखेंगे ये हो जाएंगे आपके मोहानी जी, हसरत मोहानी। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये रहा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। ठीक है, हसरत मोहानी। ठीक है, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। इनकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और बीके दत्त द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। तो बहुत जगह आप देखेंगे इनकलाब जिंदाबाद किसका नारा है, तो भगत सिंह आपको वहां पे ऑप्शन में मिल जाएगा सही आंसर में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका शुरुआती जो है अपना इनकलाब जिंदाबाद जो है किसने किया था? मौलाना हसरत मोहानी। जैसे आप वही देखेंगे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो आप लोगों को भी यही याद होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, जो स्वतंत्रता सेनानी थे अपने। लेकिन वो जो स्टार्ट करते हैं कौन करते हैं? अजीमा, आपके एक बिस्मिल अजीमाबादी हैं। ठीक है, उन्होंने किया था। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और ऑप्शन में भी दिया हुआ था, आपका नाम नहीं दिया हुआ था वहां पे, राम प्रसाद बिस्मिल का दिया था। जैसे कि देखेंगे आपका सरफरोशी, यहाँ पे लिख देती हूँ, सरफरोशी की तमन्ना, है ना, ये वाला नारा जो है किसने दिया था? तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये हो जाएंगे अजीमाबादी। ठीक है, अजीमाबादी इन्होंने दिया था। और बाद में आपको देखेंगे इसको जो फेमस करते हैं कौन करते हैं? राम प्रसाद बिस्मिल। आप लोग राम प्रसाद बिस्मिल को जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, तो ये मुस्लिम के लिए था एक आंदोलन। ठीक है, तो अहरार आंदोलन से जो है हसन इमाम जो है इसके मतलब इस आंदोलन से जो है संबंधित है। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में की गई थी। यानी कि अहरार आंदोलन जो है 1910 में होता है। इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम। यानी कि देखिए वो संबंधित थे, दिया था। तो नेतृत्वकर्ता में कौन कौन थे? आपका मजहूर मजहूर उल हक भी हैं जो मदरलैंड के लेखक हैं, इनको पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि अहरार आंदोलन जो है किस उसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन हो जाएंगे, तो इनके नाम जो है आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए एक बार और रीड कर देती हूँ। मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, उसके बाद हसन इमाम, हसन इमाम तो ऑप्शन में दिया ही था। ठीक है, और एक मजहर उल हक जो है ये नेतृत्वकर्ता में हो जाएंगे। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे। आप लोगों को पता है कि लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था, है ना। इसी समय जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए राम प्रसाद शुक्ल जो है मिले थे महात्मा गांधी से। ठीक है, तो ये फेमस भी है। और ध्यान रखिएगा कि इस समझौते का जो है कौन ने विरोध किया था? तो अहराज आंदोलन के जो नेता थे ये लोग मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मजहर उल हक, इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस डिस्क्रिप्शंस होते हैं ना, यानी कि डिटेल जो, उससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन गठन जो हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग, उसकी किसने अध्यक्षता की थी? यहाँ पे पूछा है अध्यक्षता की है। और एक जगह पूछा हुआ है कि 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग में जो है
कौन कौन सम्मिलित थे, यानी कि दो जो हृदय कुंजरू और आपके आपके ये फजल अली, इन लोगों के साथ में मतलब दे दिया था नाम उनका। तो याद रखना है आपको, यहाँ पे अध्यक्षता किसने की थी, तो फजल अली ने की थी। इसको कभी कभी राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 1953 में गठन किया गया था, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था आपको 1953 में, जिसके अध्यक्ष जो है आपके सर फजल अली को बनाया जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि 1953 में ही भाषाई आधार पे सबसे सबसे पहला राज्य कौन गठित किया गया था, तो आंध्र प्रदेश गठित किया गया था, है ना, ध्यान रखिएगा। अब ये भी ध्यान रखिएगा, जब 1956 में जो है आपका राज्य जब बन के मतलब तैयार होता है, तो उस समय जो है कितने राज्य थे, तो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे उस समय, ठीक है। अब इनके सदस्य कौन कौन थे ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में की गई थी। के एम पणिक्कर और एच एन हृदयनाथ कुंजरू जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। तो आपको सदस्य भी याद रखना है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1953 जो है पुनर्गठन आयोग में, राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन से हैं संबंधित थे। तो कौन कौन संबंधित हो जाएंगे, हृदयनाथ कुंजरू, के एम पणिक्कर और आपके फजल अली तो अध्यक्ष ही थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस का जो है कोई वो नहीं है। तो देखिए, एक तरह से देखा जाए तो उदारवादी लोग भी जो है विचारधारा राष्ट्रीय आंदोलन में संबंधित रहे हैं, गांधीवादी भी। इसमें इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर हो जाना चाहिए आपको संबंधित नहीं है दिया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। वैसे देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का भी जो है संबंधित नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रीय ये क्या करता है, अपने हितों की बात करता है। साम्यवादी जो है, कम्युनिस्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने हितों वगैरह की जो है बात करते हैं। लेकिन इसमें जो है इसका आंसर देख लेते हैं, इसने क्या दिया है, ठीक है। इसने इसमें इसका आंसर दिया है कि उपयुक्त तीनों विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है, यानी कि तीनों का रहा है। तो देखेंगे, वैसे ध्यान रखिएगा, साम्यवादी के बारे में आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि साम्यवादी जो है आपका ये अपनी हक और अपनी विचारधारा के बारे में बात करता है, ठीक है। और उदारवादी तो आप लोगों को पता ही है कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित थे। गांधीवादी तो बिल्कुल थे ही, तो ये दोनों तो कंफर्म है थे, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर जरूर एक बार चेक कीजिएगा। वैसे ऑफिशियल आंसर की से जब हम अपन करेंगे तो देखेंगे बीपीएससी ने इसको क्या माना है, ठीक है। तो उपयुक्त तीनों विचारधाराओं का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है, जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वहीं बाद के का काल जो है गांधी युग से संबोधित किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित एम एन राय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन और श्रीयाद अमृत डांगे, मुजफ्फरपुर अहमद आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर षड्यंत्र एवं पेशावर षड्यंत्र का संबंध भी साम्यवादी विचारधारा से रहा है। तो यह इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है, इससे तो बिल्कुल सही लग रहा है कि हाँ, साम्यवादी विचारधारा भी जो है राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित रहा है। तो ठीक है, इसका देख लीजिएगा आप लोग, है ना। मेरे हिसाब से एकदम सही है कि ये ऑप्शन ई जो है होना चाहिए, ठीक है। कुछ डिटेल जो है बीपीएससी नहीं मानती है, इसलिए क्या है जो आंसर होता है कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उदारवादी आप लोगों को पता ही होगा, नरोजी देसाई वगैरह थे, ठीक है। और जो आपके गरम दल के थे कांग्रेस में, वो कौन कौन थे, तो लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो ये देखेंगे आप, अरुणा आशफ अली जो है ये विख्यात थी वयोवृद्ध महिला के रूप में। और ओल्ड ग्रांटमैन किसे कहा जाता है, दादा भाई नरोजी को, ठीक है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो अरुणा आशफ अली वही महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने, यही भी पूछा जाएगा कि ये कब एक्टिव रही थी, तो ये रही थी आपकी भारत छोड़ो आंदोलन के समय, 1942 के समय, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन ये भी बना है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस को का झंडा जो है इन्होंने फहराया था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1930, 32 और 1941 में जेल जाना पड़ा था। तो यानी कि ये 3 बार जेल भी गई हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। किसने किया था, अरुणा आशफ अली ने। वयोवृद्ध से किसे जाना जाता है, तो अरुणा आशफ अली को। अरुणा आशफ अली जो है मुख्यतः किससे जुड़ी हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से, जिसमें ये भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी।
चलिए अगला प्रश्न दिया है कि इसको क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। दिया है भारत सेवक समाज, तो अभी मैंने बताया ही कि 1905 में किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो यानी कि ए का 2 हो जाएगा, आप इसमें देखेंगे ये जो है कट जाएंगे, है ना। अगर एक भी याद रहता है तो आप ऑप्शन काटने में मतलब कटिंग मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ए बचता है, तो एक और थोड़ा सा मिला लेते हैं उसके बाद। अब जैसे देखेंगे आप आत्मीय सभा, तो राम मोहन राय जो है, राजा राम मोहन राय, है ना। तो ये आपको पता है कि आत्मीय सभा के जो है संस्थापक है। तो ये मिल गया आपको, तो अब यानी कि सी का 3 होगा, तो ये भी मिल रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, है ना। अब मिला देती हूँ, जैसे कि भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, आत्मीय समाज जो आपके हो जाएंगे राम मोहन राय, उसके बाद हो जाएगा तत्व बोधनी सभा जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, है ना। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका डिटेल भी दिया है और इसके साथ एक और दे दिया है कि जैसे भारतवर्षी ब्रह्म समाज के कौन थे, तो केशव चंद्र सेन थे, है ना। तो ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, अच्छा मतलब है, तो इसको भी याद रखिएगा। जैसे कि भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्व बोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, भारतवर्षी ब्रह्म समाज के कौन थे, तो केशव चंद्र सेन थे, है ना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे भारतवर्षी ब्रह्म समाज के, यहाँ पे ये वर्ड भूलना मत भूल जाइएगा वरना गलत कर दीजिएगा, भारतवर्षी, ठीक है। उसके थे केंद्र केशव चंद्र सेन, नहीं तो ब्रह्म समाज का आप लोग लगा दे दूसरा, ठीक है। चलिए अगला दिया है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी, तो ये कहाँ की थी, कर्नाटक की थी। ध्यान रखिएगा, तो आप लोगों को अगर याद नहीं हो तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि बाइयां क्या करती हैं, बहुत सारा नाटक करती हैं, है ना। तो इससे याद रखिएगा कि अंबाबाई कहाँ की थी, कर्नाटक की थी, ठीक है। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में जो है इनका विवाह हो गया था एवं 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई थी। तो ये शादी वगैरह का मैटर नहीं रखता, आप लोगों को बस ये याद रखना है कि इन्होंने उडुपी में जो है शराब और विदेशी कपड़ों का दुकान का विरोध किया था, यानी कि ये स्वदेशी बनना चाहती थी, स्वदेशी को लाना चाहती थी, ठीक है। और अंबाबाई कहाँ की थी, कर्नाटक की थी। ये क्या थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी, है ना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है घुमा के फिर से इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। आप सभी को पता है होम रूल आंदोलन जो है तिलक के द्वारा और आपकी एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो ये चलाया गया था 1916 में, है ना। 1916 में पुणे में तिलक ने चलाया था, मद्रास के क्षेत्र में जो है आपकी एनी बेसेंट ने चलाया था। सूरत विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था, सबको पता है, राम बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह 1918 में खेतीहर मजदूरों को लेके हुआ था, है ना। उसके बाद देखेंगे मिंटो मार्ले सुधार जो है कब आता है, 1909 में आता है ना। मार्ले मिंटो सुधार, चाहे मिंटो मार्ले सुधार इसको कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था, 1919 में आया था। अब मिंटो मार्ले सुधार 1909 में आया था। तो सब क्या बोला है इसने, ऊपर दी गई घटनाओं को निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक है, यानी कि सबसे पहले कौन होगा, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, सूरत विभाजन होगा, है ना। तो जो भी 2 के बाद होगा था, तो ये दोनों तो कट गए। अब चलिए इसमें 2 दिया है उसके बाद 4 दिया है, यानी कि 1907 के बाद 1909, यानी कि ये हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। चलिए देखते हैं। तो दिख ही रहा है कि होम रूल आंदोलन यही था कि स्वशासन की मांग की जा रही थी इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में खेतिहर मजदूर को लेकर महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था, ये पता ही होगा। मार्ले मिंटो आप देखेंगे पृथक निर्वाचन वगैरह की बात होगी इसमें, ठीक है। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। सूरत विभाजन जो है आपका 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न दिया है आपको, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है, तो चलिए देख लेते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, तो बिल्कुल था ये लॉर्ड मेयो का। पहले तो आपको ये याद रखना है कि लॉर्ड मेयो का जो है संकल्प कब आया था, तो 1870 में, ठीक है। यही आपको पहले याद रखना है। उसके बाद आपको जो है इसके टर्म एंड कंडीशन क्या थे वो याद रखना है। तो जैसे देखेंगे केंद्रीय और प्रांतीय वित्त की को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया था। मौजूदा असमानता यानी कि उस समय जो असमानता जो है मौजूद थी उसको, ठीक है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको सभी, है ना। बोला है सही उत्तर का चुनाव करें।
तो देखिए उन्होंने ये बता दिया है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्न प्रावधानों का उल्लेख था। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित, यानी कि केंद्र को और प्रांत को, है ना, वित्त के विभाजित कैसे किया जाएगा, ये पहला उसमें कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यक जो था उस पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रिटिश सरकार की ओर अपने बजट में स्थानीय कराधान का सहारा लेने की अनुमति भी इसमें दी गई थी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो आप सभी को पता है लाल किला, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट जो है आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। अभी फिलहाल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं यूनेस्को के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को, इसका तो आंसर आप लोगों को समझ आ गया कि कौन सा होगा, इंडिया गेट नहीं है ना। यूनेस्को विश्व धरोहर में कौन सा नहीं है इसमें? तो इंडिया गेट नहीं है। साथ में चलिए इसके डिटेल पढ़ने के बाद और भी बता देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि देखेंगे उपयुक्त विकल्पों में से इंडिया गेट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है, जबकि कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थल में जो है शामिल हुआ था। भारत के कुल अभी जो है प्रेजेंट कितने हैं? तो 42 स्थल जो है शामिल हैं, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल में। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाए क्वेश्चन कि विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को के द्वारा हमारे भारत से कितने स्थल शामिल हैं? तो 42 स्थल जो है शामिल हैं आपके। ये चीजें आपको क्वेश्चन में बन सकती है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए अब 42वां जो है आपका विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना था यूनेस्को के द्वारा, तो यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, 42वां स्थल जो है आपका कौन बना था? होयसल मंदिर, जो कर्नाटक में है ना, 2023 में इसको चुना गया है। 2023 में जो है होयसल, ठीक है, याद रखिएगा, होयसल मंदिर परिसर जो है ना उसको बनाया गया है 42वां 42वां विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, होयसल मंदिर परिसर। ठीक है, अच्छा बिहार का पढ़ रहे हैं टीचर का एग्जाम का, तो बिहार में कितने जो है आपके यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल चुने गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, 2 हैं। कौन कौन से हैं आपके? तो महाबोधि आपने सभी ने सुना होगा, गया, ठीक है, महाबोधि वृक्ष सबको पता होगा। तो महाबोधि भी है एक एक पहला, तो ये हो जाएगा महाबोधि। इसको कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था आपको 2002 में। ठीक है, ये यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल है बिहार का। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपको नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय जो है नालंदा, ये कब चुना गया था? तो ये 2016 से बनाया गया था, विश्व धरोहर में यूनेस्को ने इसको शामिल किया था। अच्छा, चर्चा किस पे चल रही है? तो वैशाली पे चल रही है, और आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय पे चल रही है, जो धर्मपाल ने बनाया था ना। तो उसके पे भी बात चल रही है बनाने की कि विश्व धरोहर में जो है उसको शामिल किया जाए, लेकिन अभी जो है 2016 तक जो है नालंदा और महाबोधि 2002 में ऐड किए गए हैं बिहार से विश्व धरोहर में। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। चलिए, और अभी 42 है, और 42वां कौन था आपका? होयसल मंदिर परिसर, कर्नाटक, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में जो है निम्नलिखित में से क्या सत्य है बताना है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी स्थापना किया था। अब देखिए जो स्टेटमेंट में दिए गए हैं आपको याद रखना है कि बी आर अम्बेडकर ने जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो है स्थापना किया था। उनका देहांत जो देखेंगे 1956, 6 दिसंबर 1956 को हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे मूक नायक का इन्होंने प्रकाशन किया था। बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू जिले में जो है बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये दलित के लिए जाने जाते हैं, और पूना पैक्ट आप लोगों को पता है 1932 में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम जो है भीमाबाई था, यानी कि भीमराव अम्बेडकर, उससे आप लोगों को नाम तो माता का याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रामजी उनके नाम में है ही, तो रामजी मालोजी सकपाल, है ना। अम्बेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन किया था, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की थी। बी आर अम्बेडकर का देहांत जो है 6 दिसंबर 1956 को, जब मध्य प्रदेश बनता है, ठीक है, 1956 को ही 14 राज्य एवं 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, उसी समय क्या होता है, भीमराव अम्बेडकर का जो है मृत्यु हो जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक में से अधिक जो है आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, बी आर अम्बेडकर का देहांत कहाँ हुआ था? देखिए जन्म हुआ था इनका मध्य प्रदेश में, लेकिन इनकी मृत्यु जो है दिल्ली में हुई थी। ठीक है,
तो दिल्ली को भी भारत का दिल कहा जाता है और मध्य प्रदेश को भी भारत का हॉर्ट कहा जाता है ना। मतलब बहुत जगह ये कंफ्यूजन होता है, तो उससे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में ये जन्मे और जो है दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला दिया है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधो समिति का गठन किया था? तो याद रखिएगा ये अश्विनी कुमार दत्त जो है उन्होंने स्वदेशी बांधो समिति का गठन किया था, है ना। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधो समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। बरिशाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। अब देखिए इसी के साथ साथ स्वदेश बांधो समिति के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि बरिशाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है। देखिए ये प्रश्न तो मैंने करवा ही दिया है। देखिए जितने भी मैं पढ़ा रही हूँ अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने जो चैप्टर पीछे करवाए हैं प्रीवियस, उसमें से क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं ना। मैंने वैसे भी बहुत क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ही उसके चैप्टर करवाए हैं एनसीईआरटी के। चलिए अगला दिया है कि नारों के नाम है संबंधित राजनीतिक दल राजनेता, यानी कि संबंधित राजनीतिक दल हो या राजनेता हो, किस उन्होंने जो है ये नारा दिया था। तो आप सभी को पता है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस दल ने दिया था, ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र बचाओ किसने कहा था? तो जनता दल ने कहा था। जोतने वाली भूमि जो है आपको वाम पंथी जो थे वाम मोर्चा में जो है इन्होंने नारा दिया था। तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए एनटी रामाराव ने जो है दिया था कि तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा। वहीं पे 2000 में जो है झारखंड बचाओ का भी नारा दिया गया था। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मिला लेते हैं पहले। क्या था? जोतने वाला जो है वाम हो जाएगा, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, लोकतंत्र बचाओ ये, और तेलुगुओं का ये, तो यानी कि डी का 4 और सी का 1, तो ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपको बी का है 3, तो ये भी हो जाएगा, और ए का 2 ये हो जाएगा, यानी कि बी जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा ये भी डिटेल दे दिया है तो इसे मैंने बता ही दिया, तो इसको क्या पढ़ना। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होगा, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी भूमिका निभाई थी उसमें, ठीक है। और ध्यान रखिएगा त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, तो उस समय जो है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के कैंडिडेट सीताब पट्टारमैया को जो है पट्टाभी सीतारमैया को जो है हराकर अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। बाद में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और फिर कौन हो गए थे? राजेंद्र प्रसाद हो गए थे, ठीक है। चलिए 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसके स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहाँ से भारत का भूगोल शुरू होता है, तो ये भी देखते हैं। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत सा कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है। देखिए जैसे बीपीएससी ने, अभी चलिए पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन, ठीक है। दिया है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने को कह रहा है, ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए इसमें दिया है केंद्रीय उच्च भाग, मध्य महान मैदान, तटीय मैदान और उत्तरी पर्वत, ठीक है। तो इसका आंसर बीपीएससी ने जो है ऑफिशियल दिया है 3124। लेकिन देखिए इसका बहुत जगह मैंने देखा कि सभी जो है इस आंसर को गलत मान रहे हैं, ठीक है। और मैंने एनसीईआरटी में भी आप लोगों को बताया था कि देखिए कि सबको पता है कि आपका जो महान मैदान है वो 43% आपको जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, 43% लगभग जलोढ़ मिट्टी, और वहीं 43% भाग पर जो देखेंगे आप महान मैदान फैला है। तो सबसे नंबर 1 पे तो 2 आना चाहिए था, है ना? तो वो दिया ही नहीं है ऑप्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब गलत है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे कि बीबीएसई ने इसके ए को आंसर माना है, ठीक है? लेकिन इसका आंसर जो है ई होना चाहिए सही, ठीक है? तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिए आप लोग, जैसे कि देखेंगे महान मैदान का परसेंटेज कितना है? 43.2% है, लगभग 43 याद रखिएगा। केंद्रीय उच्च भूमि का क्या है? तो आपका 27.7%। पहाड़ियां कितनी है? तो 18.5% है। ऊंचे पर्वत कितने हैं? तो 10 यानी कि 10.6% है ना, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही याद रखिएगा कि महान मैदान 43%, केंद्रीय उच्च भूमि 27%, लगभग इसको कहीं कहीं 30 भी मिलेगा आपको, ठीक है।
उसके बाद याद रखिएगा, मतलब 29 27 से लेके 29 के बीच में आप याद रखिएगा कि कंफ्यूज ना हो, लगभग लिखा रहे तो ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद पहाड़ियां क्या है 18.5%, ऊंचे पर्वत कितने हैं तो 10.6% है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी पर है? तो इसका क्या हो जाएगा 93 मिलियन मील की दूरी पर है। ठीक है, अब देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील में दिया है इसने। ठीक है, मिलियन मील में है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। ठीक है, बढ़ते दूरी के क्रम में। ठीक है, सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं 8 है, और पृथ्वी पर जीवन उपलब्ध है, और पृथ्वी की बहन कौन है जुड़वा शुक्र है। चलिए आगे दिया है, भारत की कुल भूमि का क्षेत्रफल में पर्वतों का कितना हिस्सा है? तो देखिए इसका जो है 30% हो जाएगा। ठीक है, लगभग 30% जो है आपका पर्वतों का हिस्सा है भारत में। तो भारत के कुल भूमि क्षेत्र के पर्वतों का हिस्सा आपका 30% है। यह गंगा और यमुना जैसी कई महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों को जन्म देते हैं जो हिमालय से निकलती हैं। तो जो नदियां हिमालय से निकलती है उसको हिमानी नदी कहा जाता है, और वो सालों भर उसमें पानी रहता है, आप लोगों को पता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, और जो प्रायद्वीपीय होती हैं वो मौसमी नदियां होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो आप सभी को इसमें पता हो जाना चाहिए कि बांग्लादेश हो जाएगा आपका, 4096 है। ठीक है, याद रखिएगा कि बचपन में एमबीए, इससे याद रख लीजिएगा कि जो सीमा शेयर करते हैं ये कंट्रीज के नाम हो जाएंगे आपके, बचपन एमबीए। ठीक है, ब से क्या हो गया, यानी कि बांग्लादेश सबसे पहले आएगा, फिर चीन आएगा, फिर आपका पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश, और फिर आपका अफगानिस्तान। सबसे छोटा अफगानिस्तान 106 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपको बांग्लादेश। बचपन एमबीए याद रखिएगा। ठीक है, कितना किलोमीटर है? तो ये 4096 किलोमीटर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा लगता है, और ये सबसे अधिक लंबा सीमा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो यहीं पे आंसर हो जाएगा आपको, आइजोल जो है आपका कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, आप सभी को पता होगा, है ना। मित्र पर गमछा झार, ये शॉर्ट ट्रिक है उसका। भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल शामिल है, जबकि भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो देखिए इसमें क्या होगा, जबलपुर कह रही मैं, जैसलमेर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो जैसलमेर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में स्थित जैसलमेर है। यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है। जैसलमेर को स्वर्ण सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कर्नाटक वैसे सोना के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, और बिहार में जमुई सोना के लिए जाना जाता है, और स्वर्ण नदी के नाम से सोन नदी को जाना जाता है, और स्वर्ण सिटी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और लेह जो है आप जानते होंगे सबसे कम बारिश जो है यहीं पे माना जाता है, लेह लद्दाख में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान के एवं बांग्लादेश के साथ जो है लगती है? तो इसमें देखिए जो भी दिया है वो आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देख लेते हैं कौन कौन है। क्वेश्चन आपको इधर समझ आ गया होगा कि भारत में कितने राज्य की सामान्य सीमा जो है पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है। तो देख लेते हैं। तो भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है, यानी कि भारत की सीमा जो है कितने देशों से लगती है? 9 देशों से, जिसमें 7 देशों से स्थलीय एवं दो देशों से समुद्री सीमाएं साझा होती है। पाकिस्तान की सीमा 5 राज्य से, कौन कौन राज्य हैं? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से, तथा बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से मिलती है। ध्यान रखिएगा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दिया है इसने राज्य के बारे में दिया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं 2019 से। ठीक है, चलिए भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ साझा संलग्न नहीं है, यानी कि साथ में कोई भी ऐसा, मतलब ये पूछ रहा है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो जो एक साथ पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से जो है सीमा साझा करते हो। ठीक है, तो पाकिस्तान इधर और बांग्लादेश इधर, तो एक भी नहीं है इसका आंसर, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो गया था। ठीक है, अगला दिया है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित होता है। तो कर्क रेखा द्वारा जो है आपका मालवा का पठार जो है
आच्छादित होता है, यानी सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश के मालवा पठार से जो है कर्क रेखा गुजरती है। आप लोगों को पता होगा भारत से एक कर्क रेखा गुजरती है जो लगभग बीचों बीच गुजरती है। उसमें भी आप देखेंगे मध्य प्रदेश को बीचों बीच डिवाइड करती है कर्क रेखा। और वो कौन से पठार से गुजरती है? मालवा के पठार से, जो अपने काली मिट्टी के लिए प्रचलित है। और काली मिट्टी पे क्या उगाया जाता है? कपास की जो है रेगुर या कपास, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को, तो कपास की खेती के लिए जाना जाता है ना। तो मालवा का पठार काली मिट्टी के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इससे जो है आपका कर्क रेखा सबसे ज्यादा क्षेत्र आच्छादित। अगर पूछा जाए राज्य में सबसे ज्यादा राज्य किस राज्य से गुजरती है कर्क रेखा, तो मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, याद रखिएगा, एमपी। चलिए अगला देखते हैं। ये चीज आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पे कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार से है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार से उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर पठार से दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। ठीक है, इसलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। तो ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है, कौन सा उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो अल्मोड़ा देखेंगे आप। चीन और तिब्बत आप लोगों को पता होगा। चीन तिब्बत इसलिए लिखा जाता है क्योंकि 1859 से जो है चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो वो जो हिस्सा है तिब्बत से जो लगता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? चीन से लगता है, ऐसा बोलते हैं। तो ठीक है, तो अल्मोड़ा जो है जिला, ये तिब्बत की सीमा के साथ शेयर उत्तराखंड का नहीं करता है। चलिए देख लेते हैं। तो उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा ही है। यह समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। यह पहाड़ घोड़े की नाल के आकार की रीछ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा पहाड़ की बात कर रहा है? ये कुमाऊं पहाड़ के बारे में, घोड़े की नाल के आकार की रीछ पर स्थित है। अगला दिया है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है? तो मध्य प्रदेश के बघेल खंड को देखेंगे आप। भारतीय मानक समय रेखा जो नैनी उत्तर प्रदेश से 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, मानक समय जो 82.5 डिग्री आप लोग मानते हैं, है ना, मतलब हमारे भारत का है। और कर्क रेखा जो है यहाँ से गुजरती है, तो ये कहाँ पे एक दूसरे को मतलब काटती है? तो ये बघेलखंड मध्य प्रदेश का एक पठार है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ज्यादा इसका भाग पड़ता है। तो बघेलखंड के पठार से जो है ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ठीक है, वहीं पूछा जाए कि आपका 0 डिग्री जो है आपका, 0 डिग्री ये वाला और 0 डिग्री ये वाला, ठीक है, कहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं? ठीक है, बेस वर्ल्ड में आप बताया जा रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड में बताने के लिए तो ये कहाँ पे करेंगी आपको? ये करेंगी अटलांटिक महासागर में, जहाँ पे अफ्रीका है उसके यहाँ पे करती हैं। ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका है ऐसा है, और यहाँ पे जो है ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, यामोत्तर और इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, चलिए अगला। हाँ, तो ये भी देख लीजिए, अब इसका भी डिटेल दिया है। तो बघेलखंड पठार का कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा बघेलखंड जो है मध्य प्रदेश में फैला है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहां कर्क रेखा भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे बघेलखंड पठार है और मध्य प्रदेश में ज्यादा इसका क्षेत्रफल फैला है, लेकिन जो एक दूसरे को ये काटती हैं आप कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले यानी कि भैंसा मुंडा में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कहीं भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे जो है आपका भारत या जो मानक समय है और आपका क्या है? कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा और भारत के भारतीय मानक समय रेखा जो है कहाँ पे काटती है? तो आपको ये याद रखना, एग्जैक्ट याद रखना है आपको कि भैंसा मुंडा यानी कि महानदी के तट पर है ये भैंसा मुंडा। और ये कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पड़ता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जब पूछा जा सकता है कि तिब्बत से जो है कौन सा जिला उत्तराखंड का नहीं लगता है, तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भैंसा मुंडा, इसको पूछा जाना चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा है, जहां पर जो है कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ठीक है, अगला है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली आप लोगों को पता है केरल में स्थित है, और ये अपने जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है ना। सबसे ज्यादा जैव विविधता तो इसे पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, लेकिन केरल भी जो है उसकी शांत घाटी जो देखेंगे आप प्रसिद्ध है आपका जैव विविधता के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे शांत घाटी आपने देख लिया। अब फूलों की घाटी यहाँ पे इसलिए दे दिया है उत्तराखंड में ताकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शांत घाटी और फूलों की घाटी एक ही है। तो ध्यान रखिएगा फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो इससे याद रख लीजिएगा कि केरल में शांत घाटी तो कहिएगा के मतलब मत करो, शांत रहो। ठीक है, और फूलों की घाटी यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगला दिया है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करें। क्या कह रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ध्यान रखिएगा इसके लिए एक ट्रिक है आपके सामने, KLJP ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे। इसको याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों से आराम से बन जाएगा KLJP। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। यानी कि सबसे ऊपर कौन होगा, काराकोरम होगा। नहीं, उत्तर की बात हो रही है, ये नॉर्थ की बात हो रही है। ठीक है, तो उत्तर में सबसे ऊपर में काराकोरम, फिर आपको लद्दाख, फिर आपको ये हो गया आपका कौन सा, जास्कर, फिर हो गया ये पीर पंजाल। ठीक है, तो इससे याद रख लीजिएगा आपको, जैसे कि पूछा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको दिख गया कि KLJP के एल जेपी ऐसे करके रट लीजिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले कौन होगा, काराकोरम होगा, उसके बाद कौन होगा, लद्दाख होगा, उसके बाद आपको जास्कर होगा, फिर लास्ट में जो है पीर पंजाल होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है आपका सबसे पहले क्या था, दो, उसके बाद आपको एक। तो ये देख लेते हैं कौन सा जो है ऑप्शन में दिया है उसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, याद रखिएगा KLJP। ठीक है, इसको बार बार रटा दे रही मैं कि आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बार बार पूछा गया है एग्जाम में ये। ठीक है, पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है निम्नलिखित, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो आपने देख लिया KLJP, है ना। चलिए अगला है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो न्यून हिम रेखा किसकी है, तो ये हो जाएगा आपको आल्पस क्षेत्र का। ठीक है, अब क्या होता है न्यून हिम रेखा, ये देख लीजिए। तो पर्वतीय व ध्रुवीय क्षेत्र की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पूर्णतः कभी भी नहीं पिघलता है, उसको क्या था क्वेश्चन में, न्यून हिम रेखा कहते हैं, हिम रेखा कहते हैं उसको। ठीक है, याद रखिएगा। तो पर्वतीय व ध्रुवीय क्षेत्र का वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है तथा वर्ष बर्फ जो है पूर्णतः कभी नहीं पिघलती है। उच्च अक्षांशों पर हिम रेखा काफी नीचे होती है। आल्पस क्षेत्र में हिम रेखा सामान्यतः 2700 मीटर की ऊंचाई तक है, जबकि हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई 4500 मीटर तक है। उसके बाद देखेंगे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हिम रेखा सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। तो उसका आंसर क्या था, सी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आल्पस क्षेत्र। चलिए अगला दिया है, मालनाड क्षेत्र के संबंध में भारत को किस पठार से है। तो मालनाड क्षेत्र किससे संबंधित है, तो आपका ये कर्नाटक के पठार से संबंधित है। तो देख लेते हैं, मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस प्रकार का नामकरण कार्नाड, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि के नाम पर दिया गया है। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछा जाता है काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो देखेंगे आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब में जो है ज्यादा देखने को काली मिट्टी मिलती है। और यहाँ क्या दिया है, कर्नाड का मतलब होता है काली मिट्टी की भूमि। ठीक है, तो मालनाड याद रखिएगा कर्नाटक के पठार से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला दिया है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने जो पढ़ाया है तो उसमें मैंने ट्रिक भी बताया है कि जैसे कि आपका सतलुज और काली नदी के बीच में पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना है कुस्का। ठीक है, कुस्का यानी कि कुमायूं हिमालय हो जाएगा आपको सतलज और आपकी काली नदी के बीच में। ठीक है, उसके तो इसका आंसर तो हो गया ए, है ना। यानी कि सतलज और काली नदी के बीच जो स्थित हिमालय का भाग है वो किससे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका कुमायूं हिमालय से। वहीं पे आपका नेपाल हिमालय किसको जाना जाता है, तो मैंने याद करवाया था नेकाती, है ना। अब नेपाल के लिए अगर याद करना हो तो याद रखिएगा नेकाती। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बता दे रही हूँ, आप लोग नदी का नाम देख लीजिएगा, काली तीस्ता। ठीक है, अब जैसे कि पूछा जाए आपका असम हिमालय किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अदिति। ठीक है, नेकाती, अदिति, फिर आपका कुस्का, फिर पसीस। पंजाब हिमालय किसको कहते हैं, तो पसिस। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, पसिस, अदिति, नेकाती। जैसे नेपाल हिमालय, असम हिमालय और ये पंजाब हिमालय है। बाकी नदियों का आप देख ही लेंगे नाम से, है ना।
चलिए अगला दिया है, मतलब उसी का डिटेल दिया है, तो चलिए देख लेते हैं। डिटेल है, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां इसी भाग में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गंगा जमुना का उद्गम भी यहीं से होता है, तो गंगा का गंगोत्री से, यमुना का यमुनोत्री से होता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अपवाह तंत्र से। तो देखिए ये पूछा है चाप झील या ऑक्सबो जो है, ऑक्सबो झील जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आप देखेंगे नदी घाटियों में जब नदियां जो है ना ऐसे विसर्प बनाती हुई उड़ती चलती हैं, ऐसे विसर्प बनाती हुई। ठीक है, इसका तो आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, नदी घाटी। ठीक है, अब देखिए नदियां जो है ना ऐसे ऐसे विसर्प बना के जो है प्रौढ़ावस्था में, युवावस्था में नहीं, प्रौढ़ावस्था यानी कि युवावस्था होता है जब वो जो ऊंची पर्वतों से जो है तेजी में वहां पे उसको उनका जो है स्पीड बहुत तेज रहता है। जैसे हिमालय से मान लीजिए कोई नदी गिर रही है, जैसे कि आप ब्रह्मपुत्र नदी को ही ले लीजिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमालय से जब गिरती है तो बहुत तेजी स्पीड में गिरती है। ठीक है, तो वहां पे उसको युवा अवस्था कहा जाता है। लेकिन वही जब देखेंगे मैदानी क्षेत्र में जो नदियां हैं बहने लगती हैं तो उनकी गति में जो है धीमी गति हो जाती है, तो प्रौढ़ावस्था हो जाता है। और वो जब धीमी गति हो जाती है समतल मैदान में जब ये आती हैं, ये भी होता है कि जो आपका चाप झील है वो समतल मैदानों में ही अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ये नदियां क्या ऐसे सांप की तरह यानी कि विसर्प बनाती हुई ये बहती हैं। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद मैदानी इलाकों में पानियां जो है कम होती जाती है, होते होते क्या होता है धीरे धीरे, जैसे ये नदी यहाँ पे जा रही है, ठीक है, ये नदी क्या करेगी धीरे से यहाँ से रास्ता मोड़ लेगी, फिर ये क्या होगा ऐसे मुड़ते मुड़ते यहाँ से जो है दोनों का कांटेक्ट टूट जाएगा इस वाले भाग का। ठीक है, जब इस वाले भाग का आप देखेंगे आपका क्या हो गया, कांटेक्ट टूट गया, तो क्या होगा इसी को जो है ये वाली जो जगह है या झील जो है, पानी जो आपको इसमें भरा हुआ दिख रहा है, इसी को कहा जाता है चाप झील। तो आप सभी को पता है चाप ऐसे अपन लेते हैं ना, ऐसे करके लेते हैं चाप, यहाँ से सर्कल पर ऐसे चाप लेते हैं, तो इसको चाप झील भी कहते हैं। या आपको देखेंगे गोखुर झील भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब वहीं देखेंगे बिहार में, ठीक है, तो चाप झील को ही जो है गोखुर झील भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोखुर झील यानी कि गाय के खुर के समान। तो गाय के खुर को सभी देखे होंगे कि आप ऐसा ही शेप होता है ना, ऐसा शेप होता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है दिखने में, गाय के खुर के समान, इसलिए कहा जाता है उसको गोखुर झील। और वहीं बिहार में अगर पूछा जाए गोखुर झील को किस नाम से जाना जाता है, तो छाड़न झील के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, छाड़न झील। तो कभी अगर गलती से पूछ दे कि छाड़न झील कहाँ पे पाए जाते हैं, तो नदी घाटियों में पाए जाएंगे, क्योंकि नदियों से ही ये बनते हैं। और ये कौन अवस्था में बनाती है नदी, तो प्रौढ़ावस्था में बनाती है। और मैदानी इलाकों में ये नदियां जो है अपना चाप झील, ऑक्सबो या उसको छाड़न झील या गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो भी झील जो होते हैं जिनका स्रोत जो है हिमानी से हो वो मीठी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाप झील क्या है, तो नदी घाटियों में पाई जाती है। मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत नदी क्षैतिज अपर्दन के कारण कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रवाहित होती है, यानी विसर्प बनाती हुई। ठीक है, ये मोड़ नदी विसर्प कहे जाते हैं। इन मुड़ाव इन घुमावदार मोड़ों के विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग में से प्रवाहित होती है। इन विसर्पों से जो जल भर जाने से निर्मित झील को गोखुर झील या चापाकार झील या चाप झील या उसको छाड़न झील कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला दिया है, चिनाब नदी अंततः सिंध में कहाँ पर मिलती है, तो ये कहाँ मिलती है, मिठन कोटा में मिलती है। मिठन कोट में जो है सिंध नदी में जो है चिनाब नदी मिल जाती है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। अब यहाँ पे एक चीज और याद हो गया कि आपको सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो चिनाब नदी है ना। यह गंगा बारालाचा दरे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के तांडी से मिलने से बनती है। यानी कि ये कौन कौन नदियों से मिलकर बनती है, तो ये बनती है आपकी, ठीक है, तो ये क्या है, यह मुथन कोट के देखेंगे, यह अखनूर जम्मू कश्मीर के निकट मैदानों में प्रवेश करती है। यह मिथन कोट के पास सिंध नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती जो है चिनाब नदी पर बनाई गई परियोजनाएं हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अब कि चिनाब नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई हैं, तो ये बनाई गई हैं बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती। ठीक है, और चिनाब नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, तो ये पोनानी नदी का हो जाएगा। ठीक है, जल ग्रहण क्षमता पूछी जा रही है यहाँ पे।
चलिए इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो उपयुक्त दी गई नदियों में पोनानी भरतपुझा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। पोनानी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 5397 है, लगभग 1 किलोमीटर तक है। तो ये याद रखने की उतना जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा कि पोनानी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन उठाता है तो आप लोग पोनानी नदी को याद रखिएगा, ठीक है। इसके पश्चात पेरियार नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 5243 है। वहीं देखेंगे आप कालिंदी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, 5179 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जल ग्रहण क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र है जहां पानी नदी द्वारा बहाए जाने से पहले एकत्र होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो ये देखेंगे आप 30 मीटर जो है ऊंचाई है, ठीक है। कोसी नदी जो है बिहार की शोक नदी कही जाती है। ये अपने बार बार रास्ता मोड़ देने की वजह से बार बार बिहार में जो है बाढ़ लाती है, इसकी वजह से इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कहाँ से है, तो इसका जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई बताया जा रहा है कितना, 30 मीटर, ठीक है। अगला है, गंडक नदी का दूसरा नाम है। तो गंडक नदी का जो दूसरा नाम है आपका नारायणी है, ठीक है। गंडक नदी पे त्रिवेणी जो है परियोजना बनाई गई है बिहार में। तो गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जिसमें से 185 किलोमीटर नेपाल तथा 485 किलोमीटर जो है भारत में विस्तृत होता है, ठीक है। अगला है, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है। तो ये देखिए नगरी गांव से जो है निकलती है, ठीक है। तो इसका आंसर है, डिटेल पढ़ लेते हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची के नगड़ी यानी कि नगरी नामक स्थान से निकलती है, जो ओडिशा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है राढ़ू, काची और खरकई है, ठीक है। तो ये सुवर्ण रेखा नदी के जो है बताए जा रहे हैं, जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, राढ़ू, कांची, खरकई। अगला दिया है, जलप्रपात और नदी निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है बता रहा है, ठीक है। तो जोग सोरावती पे सुमेलित है, ठीक है। कपिल धारा जो है देखेंगे नर्मदा नदी पर है, इसके लिए जानी भी जाती है। नर्मदा जो है धुआंधार भी किस पे है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और गुजरात की भी जीवन रेखा कही जाती है। ये विसर्प वो ये एक रिफ्ट वैली से गुजरने के लिए इसको जाना जाता है, और इसकी दिशा जो है, सभी नदियां जो देखेंगे आप बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो है रिफ्ट वैली से होकर गुजरते हुए ये कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। इसके लिए नर्मदा नदी फेमस भी है, और नर्मदा नदी पर ही कपिल धारा और धुआंधार भेड़ा घाट में, जबलपुर मध्य प्रदेश के में जिला है, वहीं पे जो है ये धुआंधार जलप्रपात बनाती हैं। तो ये दोनों क्या थे, गलत थे, यानी कि सुमेलित नहीं है। तो एक से अधिक हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, ना कि गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पता है दक्षिण की जो है गंगा कही जाती है ना। जबकि कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है, ना कि कावेरी नदी पर, ठीक है। अगला है, जोग या गरसोप्पा एक इसी को कहते हैं। तो जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक, अब ये पूछा जाए जोग जलप्रपात जो है कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में, ठीक है। शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। इसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है, ठीक है। अब है, लीखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। लेखा पानी या लिखा पानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लेखा पानी दर्रे के पास स्थित यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। धातव्य है कि लेखा पानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित एक नगर भी है, जो कि अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, एक राज्य भी है लेखा पानी असम में, मतलब असम राज्य में लेखा पानी एक क्या है, नगर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है पूछा है। तो जो भी ऑप्शन में दिया है वो उत्तर दिशा से ही मिलती है। जैसे देखेंगे आप, मानस, सुबनसिरी, ये सब क्या है, दक्षिण आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो है इससे में उत्तर दिशा से आके मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं मिलती है पूछा है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। यह तीन देशों चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अपने भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है भारत में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यू आकार का आकार बना के वो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। नामचा बरवा आपने सुना होगा, ठीक है, वहां से ये प्रवेश करती है भारत में। उसके बाद चीन के तिब्बत पठार इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी और असम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, तथा बांग्लादेश में इस नदी को जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। वहीं पे दिवांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता तथा सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो कौन कौन सी नदियां जो है सहायक नदियां हैं इसकी उत्तर दिशा से मिलने वाली, तो हो गई आपकी दिवांग, दिबांग और लोहित और उसके बाद मानस और तिस्ता। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये चारों नदियां जो है इसकी प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। धनसिरी, कामेंग, सुबनसिरी भी इसकी उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियां हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नदी कहा जाता है। उसी नदी ब्रह्मपुत्र को ही जब वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा कि बांग्लादेश में इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र को, और गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। तो आपका देखेंगे तमिलनाडु क्षेत्र जो है, तमिलनाडु भारत का राज्य है, उसके क्षेत्र में जो है अक्टूबर और नवंबर यानी कि लौटती हुई मानसून से जो है वर्षा होती है। तो आप वो वाला भाग देखेंगे तो तमिलनाडु का जैसे प्रायद्वीपीय भारत है तो ये वाला केरल हो गया, और ये वाला पार्ट जो है आपका, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला पार्ट जो है आपका तमिलनाडु है और इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये देखेंगे आप जो है लौटती हुई मानसून से इसमें बारिश किया जाता है। तो अक्टूबर और नवंबर में जो है मानसून लौटती है तो ये कहाँ पे बारिश करवाती है, कोरोमंडल तट पर करवाती है, ठीक है। तो अगर कहीं तमिलनाडु भी लिखा रहे तो वो भी आंसर सही होगा, ठीक है, क्योंकि आपको केरल का पता है कि पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पे खासी जयंती में जो है खासी पहाड़ियां में जो आप देखेंगे मासिन राम पड़ता है मेघालय में, जहाँ पे विश्व का सबसे ज्यादा बारिश होता है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते मानसून पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र कोरोमंडल तट में वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी फसल के लिए काफी फायदेमंद होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से आती है वो शीत ऋतु में वर्षा करवाती है, और ये जो है रबी फसल यानी गेहूं वगैरह की फसल, सरसों वगैरह की फसल के लिए जो है ये क्या है, फायदेमंद होती है। चलिए अगला है, भारत के मॉनसून सीजन के अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच होता है। तो देखिए इसका आंसर बहुत जगह आपको मिलेगा 10 डिग्री से लेके 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है आंसर, ठीक है। इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत में मॉनसून सीजन के में अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज्यादातर चक्रवात अक्टूबर नवंबर माह में बनते हैं। भारत में चक्रवातों का निर्माण अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी में होता है। ये चक्रवात अधिक खतरनाक होते हैं। तो पूर्वी घाट जो है हमारा फेमस होता है किसके लिए, चक्रवात के लिए, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी कब होती है, तो ये हमने देखा ही था 15 अक्टूबर को। मैंने इसको डिटेल में मानसून को पढ़ा दिया है वीडियो में, इन सब क्वेश्चन को देखा था मैंने, पूछा गया है, इसलिए उस चैप्टर को जो है एनसीईआरटी के थ्रू मैंने कवर करा दिया है। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मानसून जो है कब कैसे जो है कहाँ पे लौटती हुई मानसून से, कहाँ पे भूमध्य सागर से कैसे जो है पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, ये सब मैंने उसमें समझा दिया है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से प्रवाही भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश जून से सितंबर के बीच बारिश करवाती है। तो आप सभी को पता है 1 जून में जो है केरल के यानी कि पश्चिमी घाट में जो है मानसून का आगमन हो जाता है। और भारत में जो है सबसे ज्यादा मानसून कहाँ से प्राप्त होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। याद रखिएगा भारत में वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है।
यह मानसून अक्टूबर व नवंबर माह के बीच वापस लौटने लगता है, जिससे मानसून का निर्वतन कहा जाता है। यानी कि मानसून जो लौटता है उसकी क्रिया को क्या कहते हैं, उसको निर्वतन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि यानी कि लगभग जो है 15 अक्टूबर है, यानी कि मिड अक्टूबर। अगला है टिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो टिवार्था जो है इन्होंने बताया था कि भारत की जलवायु जो है उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। ठीक है। तो टिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य, दोनों ओर मतलब कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों लिया जा रहा है अक्षांश। ठीक है। मध्य भूमध्य सागर जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ रेशेदार प्रकृति के फलों का जो है उत्पादन किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है, बताना है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों होगा, क्यों नहीं, ये देख लेते हैं डिटेल। तो मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार छोटा नागपुर का छोड़कर के क्षेत्र शामिल है। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रति वर्ष 75 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। उपरोक्त सभी विकल्प गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता है। अतः उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा था कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो यानी कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में है। ठीक है। उसके बाद कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में बात हो रही है, गंगा के मैदान के बारे। उसके बाद इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, बिल्कुल है। यहाँ प्रति वर्ष जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भारत का जो है एवरेज जो है वार्षिक वर्षा कितना है, तो 125 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है जीटी टिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो पश्चिमी घाट है ना, एम प्रकार की जलवायु की बात की जा रही है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पश्चिमी घाट। अमेरिकी भूगोल भूगोल बेता ग्लेन थॉमस ट्रिवार्था ने, यानी कि उनका पूरा नाम दिया है इसमें, वर्ष 1966 में जलवायु का वर्गीकरण प्रणाली को विस्तृत किया था, यानी कि प्रस्तुत किया था। टिवार्था के अनुसार दुनिया के 6 प्रमुख जलवायु हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि टिवार्था ने जो है जलवायु को प्रमुख कितने भागों में बांटा है, तो 6 प्रमुख भागों में उन्होंने जलवायु को जो है बांटा है। एम प्रकार की जलवायु जो है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। यह उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। यानी कि उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु को जो टिवार्था है वो एम प्रकार का मानते हैं। तो वो भारत में जो है हमारे पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में पाया जाता है। जो 6 प्रमुख जलवायु के भाग है ना, उसमें से ये एक भाग है उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार। अगला है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो कांटेदार जंगल जो है कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे जो है वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है। तो आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में भी जब यहाँ से वर्षा जाती है तो ये वाला पार्ट जो है पश्चिमी घाट वाला ज्यादा ऊंचा है, लगभग 1200 से लेके 2000 तक ऊंचाई पाई जाती है यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट जो है ज्यादा ऊंचा होने की वजह से क्या होता है, जो हवाएं आती हैं नमी युक्त लेके अरब सागर से, तो ये यहाँ टकरा के यहाँ चली जाती है या इधर चली जाती है। तो थोड़ा सा ये वाला भाग भी जो है वर्षा से वंचित रह जाता है। और आप लोगों को पता है कि राजस्थान में रेगिस्तान पाया जाता है, भारत के पश्चिमी पार्ट में। विश्व में सभी प्रायद्वीपीय जितने भी आपका प्रायद्वीपीय या द्वीप जो है उनको देखेंगे तो पश्चिमी भाग में ही रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है, वो हवाओं की वजह से होता है। तो ये डिटेल यहाँ नहीं, मैंने पढ़ा दिया है। तो उसमें अगर वीडियो आप देखेंगे तो उसमें डिटेल रेगिस्तान पढ़ाया, उसमें मैंने बताया समझाया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ चीजें जो है बीच में भारत में देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार में भी, तो यहाँ पे वर्षा जो है कम पाई जाती है। तो इसे उसमें कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है। तो यहाँ पे कांटेदार वन पाए जाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे वर्षा कम होता है। और कांटेदार वन जो है कहाँ पाए जाएंगे, राजस्थान वाले क्षेत्र में, और थोड़ा सा यहाँ पे पाए जाते हैं भारत के। ठीक है। जहाँ पे वर्षा कम होती है वहीं पे जो है कांटेदार वन देखने को मिलते हैं। ठीक है। क्योंकि पत्तियां जो होती है ना वो जल को संचय करने का काम करती हैं। तो कांटेदार यानी कि वो पत्ती जो होता है धीरे धीरे वो कांटे में बदल जाती है। ठीक है। वहां पे जल की कमी होती है।
ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप लंबी जड़ों वाली जो है पौधे देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो पानी की तलाश में बहुत लंबे होते जाते हैं। साथ में आपको उनकी छाल जो होते हैं मोटे होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को वहाँ पे हीट की वजह से सर्वाइव करने में और संचय करने में वो लोग मोटी छाल हो जाती है। तो जैसी प्रकृति होती है उसी तरह के पौधे जो है और चाहे झाड़ियाँ जो है पाई जाती हैं। तो राजस्थान और आप तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पश्चिम मानसून से देखिए यहाँ पे दिए रहा है। ठीक है, देखिए कांटेदार जंगल व झाड़ियां ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा जो है 70 सेंटीमीटर से कम हो। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ कांटेदार जंगल पाए जाने की अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाई जाती है। ठीक है, मैंने डिटेल बता ही दिया। अगला है घास के मैदान, झाड़ झंझाड़, वन, बंजर भूमि, सरकार, यानी कि सभी तरह के जितने भी आपके वन में पाए जाते हैं, जैसे कि देखेंगे निजी और समुदाय सभी से संबंधित हो, यानी कि कोई भी उसमें एक्सेस कर सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन कहते हैं। ठीक है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे दिया है घास के मैदान, झाड़ झंगाड़, वन, बंजर भूमि, सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित वन सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं। संरक्षित वन की सरकार द्वारा देखभाल की जाती है, इससे लोगों को कुछ छूट प्राप्त होता है। संरक्षित वन में कुछ छूट दिया जाता है कि जैसे लकड़ी वगैरह बीन सकते हैं ये सब करने को। ठीक है, और आरक्षित वन जो होता है वो प्रत्यक्ष निगरानी में रहता है, किसके? सरकार के। अगला है भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन भारत के पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अब यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि पश्चिमी घाट में, असम के ऊपरी हिस्से में और तमिलनाडु तट पे यानी कोरोमंडल तट पे, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो गया था? एक में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित के देश के यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत कम से कम वन क्षेत्र का जो है वांछित प्रतिशत होना चाहिए? एक आदर्श मतलब माना गया है कि लगभग मिनिमम तो होना ही चाहिए। तो ये 1952 में देखेंगे आप 33% माना गया है। ठीक है, और ये कौन से अधिनियम के तहत? तो भारत राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो दिया है भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत 33% जो है होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद की यह पहल राष्ट्रीय वन नीति थी। इस नीति में वनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था, जो निम्न है, यानी कि राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, गांव के जंगल और वृक्ष भूमि। तो अब ये पूछा जा सकता है कि 1952 राष्ट्रीय वन नीति के तहत जो है वनों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया था? तो 4 प्रकार में जो है वर्गीकृत किया गया था। कौन कौन से? तो राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन एवं गांव के जंगल, वृक्ष भूमि। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भू संकलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? तो देखिए इसमें पूर्वी घाट अगर देखेंगे तो वो भी बहुत जगह आंसर मिलेगा, लेकिन इसमें डिटेल में दिया हुआ है आपको कि इसका जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए कि भू संकलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है, बताना है। ठीक है, लैंडस्लाइड्स है प्रोन एरिया नहीं है ये। तो देखिए भारत के भू संकलन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट तथा विंध्याचल पर्वतमाला प्रमुख रूप से आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं ये आप यहाँ पे देख लिए। यह क्षेत्र भारत के 15% हिस्से को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा, शिवालिका, मध्य भारत के पठार पर भी यदा कदा कभी कभी यानी कि भू संकलन की घटनाएं देखने को मिलती है। भू संकलन यही होता है कि स्लाइड जो है लैंड जो है स्लाइड कर जाते हैं ऊपरी परत। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो अभी हमने देखा कि पूर्वी घाट जो है चक्रवातों के लिए ज्यादा जाना जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन जाना जाएगा? कोरोमंडल, है ना, तमिलनाडु पूर्वी घाट की तरफ। तो भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित है। यहाँ पूर्वी तट चक्रवात अधिक प्रभावित रहता है, जिसके तटीय क्षेत्र कोरोमंडल उत्तरी सरकार है। बंगाल की खाड़ी
में अक्टूबर नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी तट को पार करता है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागरीय सतह का तापमान लगभग 25 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान है। यह तापमान आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करता है। अब इसमें दिया है हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान जो है कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। उसके बाद अगला स्टेटमेंट दिया है, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। तो देखिए, पहाड़ी इलाके में जो है 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो हीट वेव माना जाएगा। वहीं मैदानी इलाका जो है उसमें 40 डिग्री सेल्सियस होगा या इससे अधिक होगा तो उसको हीट वेव माना जाएगा। यानी कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें क्या करना है, मैदानी इलाका को आप यहाँ पे लगा दोगे पहाड़ी इलाका की जगह पे, और पहाड़ी इलाका को यहाँ पे लगा दोगे तो ये सही हो जाएंगे। बाकी इसमें जो दिया है तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि दोनों जो है सही नहीं था, बस थोड़ा सा आपको पलटना था। ठीक है, यदि किसी मैदान इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव जो है माना जाता है। तो मैदानी इलाके में 40 डिग्री और वहीं देखेंगे पहाड़ी इलाके में अधिकतम कितनी 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंचेगा तब उसको कहा जाएगा हीट वेव। ठीक है, अगला है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, तो वनारोपण। सबको पता है क्योंकि वृक्ष जो है जमीन को यानी कि मृदा को जो है जकड़ के रखती है, इसलिए वनारोपण जो है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। ठीक है, तो इसका भी डिटेल देख लेते हैं। तो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को रोकने तथा इसके तहत जल प्रवाह से होने वाले जन धन की हानि से बचाव के लिए वनारोपण सर्वोत्तम विधि है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़े रहती हैं तथा पेड़ों की सर्वाधिक संख्या घनी झाड़ियां अथवा वन मलबे प्रवाहित जल के अवरोध उत्पन्न करते हैं तथा इनके लिए भंडारण उपलब्ध कराती है। इस कारण अफवाह की मात्रा कम हो जाती है, बहाव में कमी आती है और इस प्रकार बाढ़ आने की संभावना भी कम हो जाती है। नदी जल वाहिकाओं में इसकी क्षमता से अधिक जल बहाव का होना जिससे आसपास के अधिवासों यानी कि घर वगैरह वास जो है फसलों व जन सामान्य की क्षति होती है, उसे बाढ़ कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे मैंग्रोव वन जो है चक्रवात वगैरह को भी रोकने में काम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है, तो जल के द्वारा यानी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो दो भागों में बांटा जाता है, खाबर एवं खादर। ठीक है, बांगर एवं खादर, यानी कि जो नई मिट्टी होती है उसको खादर कहते हैं और जो पुरानी मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं। ठीक है, तो ये किससे लाई जाती है, नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती हैं और गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश फेमस ही है, इसलिए ज्यादा कृषि क्षेत्र भी पाया जाता है। तो क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी है ना। नदियों के द्वारा लाई गई यानी कि जल के द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये गंगा के मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा होगा, तो जलोढ़ मिट्टी के द्वारा भरा होगा, एलुवियल सॉइल। चलिए उसी के बारे में यहाँ पे दिया है कि गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है, जलोढ़ मिट्टी का सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी का जो खादर होता है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है। ठीक है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस मिट्टी में पोटाश, चूना और फॉस्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी को मुख्यतः बांगर यानी कि पुराना जलोढ़ मिट्टी और खादर यानी कि नया जलोढ़ मिट्टी में वर्गीकृत किया जाता है। इन दोनों में भी अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा जो उपजाऊ कौन होता है, तो खादर होता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा देखेंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह में जो है पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं, उसका एक से अधिक कर लीजिएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुखता पाई जाती है। इसे रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी या चेरनोजम आदि भी कहते हैं या स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दरारें पड़ जाती हैं जब ये मिट्टी जो है सूख जाती है। ठीक है, और ये नमी को रोक के रख पाती है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें जल धारण क्षमता जो है सर्वाधिक होती है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ जो है, ये जैविक ह्यूमस जो है सब भारत की सभी मिट्टियों में जो है कम पाए जाते हैं। तो कहीं भी अगर ऑप्शन में मिले कि ज्यादातर पाए जाते हैं भारत की कोई भी मिट्टी हो,
तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस जैविक जो है उनकी कमी पाई जाती है, ये कॉमन याद रखिएगा, ठीक है। और जब जो है नाइट्रोजन की मतलब जमीन में जो है या मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रतिशत को बढ़ाने के लिए दलहनी खेती मतलब दलहनी पौधे लगाए जाते हैं, जैसे मटर वगैरह हो गया, ठीक है। उसमें उसके बाद आप देखेंगे कि हरित जो खेती है आजकल प्रचलित हो रहा है, आपका ऑर्गेनिक खेती है ना, तो उसमें भी क्या किया जाता है, नाइट्रोजन की प्रतिशत जो है बढ़ाई जाती है, ठीक है, एजोला वगैरह का यूज करके। अगला है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मेघालय, ठीक है। सबसे अधिक पूछा है इसलिए मेघालय बताया जा रहा है, ठीक है। तो उपयुक्त विकल्पों में मेघालय राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यह लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इस मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसा होता है, भीगने पर यह कोमल और सूखने पर कठोर व डालीदार हो जाता है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टियां क्रमशः लौह और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती हैं। तो लेटेराइट मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है मैक्सिमम, तो लौह और एल्यूमिनियम, ठीक है, इसमें रिच होती हैं ये। उसके बाद इसमें नाइट्रोजन, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। तो भारत की सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, चूना, जैविक पदार्थ जो है कम होता है, ठीक है। चूना कॉमन नहीं है, लेकिन आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब जो है कॉमन है, सब में कमी होता है। देश में इस प्रकार की मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल क्रमशः कहाँ कहाँ है, तो केरल, महाराष्ट्र एवं असम में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगला है, कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये स्टेटमेंट जो है आपका सही है, ठीक है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, यह कथन सत्य है। पहले यह विश्व स्तर पर अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत का माइका कैपिटल कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, नदियों का माइका किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, कि मैक्सिमम नदियां देखेंगे आप मध्य प्रदेश से जो है ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। तो नदियों का माइका आपको मध्य प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है भारत का माइका कैपिटल, ठीक है। वर्तमान में कोडरमा जिले में हजारों एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के बाद सभी अभ्रक खानों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि सभी खनन पट्टे जंगल के अभयारण्य क्षेत्र में आते हैं। भारत में अभ्रक के कुल भंडारण में लगभग 99% कौन देता है, तो आंध्र प्रदेश अपना सहयोग देता है, फिर राजस्थान, ओडिशा और महाराष्ट्र। यानी अभ्रक कहाँ ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा एवं महाराष्ट्र में, ठीक है। जब मृदा जो है अति क्षारीय हो जाती है तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए, तो इसमें कार्बनिक पदार्थ जो है मिलाया जाता है, ठीक है। जिप्सम भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा जिप्सम भी जो है, जब मिट्टी जो है ज्यादा क्षारीय हो जाती है तो उसमें मिट्टी जिप्सम मिलाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर कहा जाए अम्लीय हो जाएगा तो बिना बुझा हुआ चूना वगैरह जो है मिलाया जाता है, ठीक है। तब मिट्टी का अम्लीय तथा क्षारीय गुण, यानी कि ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तब भी खराब है, ज्यादा क्षारीय हो जाएगा तब भी खराब है, ठीक है। उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक हो तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो अम्लीय हो जाएगी। यदि मिट्टी में पोटेशियम व सोडियम आयनों की अधिकता हो जाए तो मिट्टी जो है क्षारीय हो जाती है। मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए, ठीक है। अगला दिया है, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है, तो टिहरी बांध परियोजना जो है किससे संबंधित है, तो ये साम्यवादी संभाववादी विचारधारा से है, ठीक है, पॉसिबिलिज्म। चलिए इसका देख लेते हैं कि पॉसिबल मतलब कि संभावना। टिहरी बांध परियोजना संभाववादी विचारधारा से संबंधित है। मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसे संप्रदाय स्कूल के रूप में स्थापित हुआ जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने अपनी सृजन शक्ति से प्रकृति की गतिशील शक्तियां जैसे बहता जल, परिवहित मिट्टी, वनस्पति एवं अस्थायी शक्तियों, धरातल, खनिज पदार्थ आदि का अपने हित में एवं तत्वों के गुणों के अनुसार उनका उपयोग करता रहा है। इससे उसका विकास भी हुआ है। गौरतलब है कि संभाववाद का विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तो इतिहासकार लुशियन फेरो ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में सन 1925 में किया था। उत्तराखंड में टिहरी बांध भारत में भागीरथी नदी पर बना हुआ सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है।
तो टिहरी बांध जो है किस नदी पर है? भागीरथी में, उत्तराखंड पे है, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान रखिएगा कि ये जो विचार संभववाद है, इसकी विचारधारा किसने दिया था? तो फ्रांसीसी इतिहासकार थे लुशियन फेरो। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो ड्रिप प्रणाली देखेंगे, ये सबसे अच्छा प्रणाली माना जाता है सिंचाई में, क्योंकि इसमें कम पानी का जो है खपत होता है, कम पानी में जो है ड्रिप प्रणाली अपनाकर सिंचाई की जा सकती है। ठीक है, तो ये अच्छा माना जाता है वैसे पानी को बचाने के तौर पे, लेकिन ये प्रारंभिक सिंचाई पद्धति नहीं था। ठीक है, खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ये सब क्या है? पुराने जमाने से ही जाने जाते हैं। तो कौन कौन से थे देख लेते हैं। तो सिंचाई पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया सिंचाई की प्रमुख पारंपरिक, मतलब कि पहले से आ रहा हो। ठीक है, आधुनिक विधियां निम्नवत है, जैसे देखेंगे कौन कौन सी। तो पारंपरिक सिंचाई विधाई, खंदक प्रणाली, उसके बाद चेन पंप प्रणाली, ढेकली प्रणाली, रहट तथा मोट प्रणाली। रहट यही बांध बना के किया जाता है। ठीक है, बिहार में ये रहट भाषा यूज होता है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, उसके बाद आपकी छिड़काव सिंचाई प्रणाली, यानी कि छीट के। तो ये आधुनिक सिंचाई प्रणाली में कौन कौन आता है? आपका ड्रिप और छिड़काव सिंचाई प्रणाली। ठीक है, और ये जो है आपकी पारंपरिक सिंचाई विधियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएंगी? खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ढेकली प्रणाली और रहट तथा मोट प्रणाली। ठीक है, अगला है दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बना है कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना भारत की कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपको दामोदर घाटी परियोजना। ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना में। ठीक है, इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला है गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये सोन हो जाएगी। ठीक है, सोन को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, मतलब सोने की तरह चमकती है, इसमें बालू होता है ना, तो ज्यादा जो है सोन, मतलब सोना पीला होता है और बालू भी पीला चमकता है, इसलिए इसको जो है नाम मैक्सिमम जो है इसी पर पड़ा था, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में पड़ेगा आपको अमरकंटक, वहां से निकलती है। सतपुरा का ही भाग है अमरकंटक पहाड़ी, उसी से जो है निकलती है सोन नदी। अमरकंटक से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी निकलती है। ठीक है, और ये क्या है? गंगा नदी की दक्षिणी, यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है। देखेंगे आप इधर से आती है, तो वो कहाँ मिलेगी? दक्षिणी साइड से ही गंगा में मिलेगी। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सोन नदी है, जिसकी लंबाई क्या है? 780 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर है। और यमुना क्या है? 1376 किलोमीटर। गंगा नदी में दाहिने ओर से मिलने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पाया जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ठीक है, जब नदियां जो है ना ऐसे आती हैं, ऐसे ऐसे जो बना देती हैं, तो डेल्टा का आप लोग मैथ्स में भी पढ़ते होंगे, रूप ले लेती है, इसी को डेल्टा कहा जाता है। यहाँ पे गाद वगैरह जो है नदियों के जो है द्वारा छोड़े जाते हैं। चलिए, अगला है 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, यानी हस्ताक्षर हुआ था? तो कोसी नदी सभी को पता है नेपाल और भारत का है। ठीक है, तो भारतवर्ष और नेपाल। ठीक है, कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना 1954 में हस्ताक्षरित भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों पर काम किया गया है। कोसी नदी गोसाई थान चोटी की उत्तर से निकलकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि कहाँ पे प्रवेश करती है भारत में? तो भीमनगर के पास। ठीक है, याद रखिएगा। और गोसाई थान चोटी से ये उत्तर से निकलकर नेपाल में है, मतलब ये नदी जो है आती है। ठीक है, यह नदी बिहार राज्य के पूर्वी उत्तर भाग में प्रवाहित होती है, कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है कि आपकी कोसी नदी जो है गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला के पास मिलती है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार राज्य का शोक कहा जाता है, क्योंकि बहुत बाढ़ लाती है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा आपको, हीराकुंड, दुधवा बांध, ये तो यानी कि एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हीराकुंड बांध, दुधवा बांध महानदी पर स्थित है। महानदी प्रणाली ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तारित है। इस नदी पर स्थित हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, अब खनिज एवं ऊर्जा जो है अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का ऑफिशियल आंसर की से टेस्ट भी होगा। तो आप लोग चैनल से नए हैं अगर, तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।